आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो वहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आया था I = MEAVT, ठीक है। उसके बाद करंट डेंसिटी बताया था हमने, बट आज की क्लास में हम बताएंगे कि ओम्स लॉ क्या है, उसका डेरिवेशन भी बताएंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन सच एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान देना क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, नहीं, यहाँ पर फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि कंडक्टर के लेंथ से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, थिकनेस से और टेम्परेचर से। अगर ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट रहती है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कहा जाता है कि कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, ठीक है। फिर से बता दें, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर such as length of that conductor, cross-sectional area of the conductor and the temperature of the conductor remains constant, then potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing in that conductor. It means V जो होता है V directly proportional to I होता है, ठीक। और यहीं पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है आर आई, और इसी आर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मीन्स हो गया दैट फैक्टर्स ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सबको कंबाइंड फॉर्म में जितनी भी चीजें करंट को फ्लो होने का अपोज करती है कंडक्टर को, सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग ये कह देते हैं कि वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे जब जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होते हैं तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करता है, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, उसमें भी एनर्जी अपनी लॉस करते हैं। तो कॉलिजन भी एक तरीके के क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया, मतलब करंट को फ्लो होने का अपोज करेगा, ठीक। आयन से भी जो है कॉलिजन करते हैं, ठीक। ये सारी चीजें, जो भी चीजें मतलब करंट को फ्लो होने का अपोज करेंगी कंडक्टर में, उन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, और ये V = RI, R ही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है हम अगर देखें, जैसे कोई मेटल होता है तो मेटल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर, ठीक है। अगर इसके लिए हम ग्राफ खींचें V और I के बीच में, जैसे सपोज कर लो इस पर हम V ले लें और इस पर I ले लें, तो मेटेलिक वायर के केस में मैक्सिमम ये स्ट्रेट ग्राफ हमें मिलता है V और I के बीच में, क्लियर है। लेकिन ये भी होता है फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, नहीं भी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, क्योंकि जब हम किसी वायर में या मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स या आयंस एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे और अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, और उस एनर्जी के लॉस होने के कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है, जिसके लिए ये स्ट्रेट कर्व हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के ऐसा होता है, या अधिकतर जो है ये स्ट्रेट हमें मिलता है मिक्स्ड मटेरियल के लिए। जैसे हम मिक्स प्लेटिनम और इरिडियम को मिक्स कर दें, इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है इनके रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो ऐसे मिक्स मटेरियल जो होते हैं उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है, उनके लिए V और I का ग्राफ जो होता है नियरली स्ट्रेट होता है। बट हम बात करें जैसे टॉर्च का बल्ब होता है, तो टॉर्च का बल्ब बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, तभी तो अपनी हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो वहां पर जब हम लोग V और I के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्टेट ना मिलकर के ऐसे मिलेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, पोटेंशियल के साथ साथ में करंट में चेंजिंग जो है हमें कम दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम डायोड वाले के लिए V और I के बीच में, डायोड वाले के लिए इवेल्यूएटेड वाल्व हुआ करता था जिसका यूज हम पहले एज ए रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज करते थे, तो उसमें उसका भी रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं हुआ करता था, उसका भी जो है हम ग्राफ ड्रा करते थे इस तरीके से मिलता था ऐसे। तो थोड़ा सा पार्ट जो स्ट्रेट मिलता था वही एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए यूजफुल हुआ करता था। ये हमारा डायोड वाल्व में है, ये टॉर्च के बल्ब की बात कर रहे हैं, और ये मेटल या मिक्स मटेरियल का वायर हो तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिलता है V और I के बीच में, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, और यू कैन से रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं बिटवीन द V एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू कैन से ओम्स लॉ का डेरिवेशन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ का जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे ओम्स लॉ के डेरिवेशन में देखो, जैसे सपोज कर लो कि हमारा ये क्या है, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसको हमने क्या किया, सेल से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। जब सेल से कनेक्ट करेंगे तो इसके अक्रॉस हम सपोज कर ले रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो V डेवलप हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे वैसे इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने लगेगा। क्लियर है? हम यहाँ पर सपोज कर लिए कि कंडक्टर जो है उसका लेंथ L है, ठीक, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, वो सपोज कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E है, ठीक है। अब इस समय जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी को लेट कर लो, VB मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसकी पहले फार्मूला हमने डिराइव किया था VD = E टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। पीछे क्लास में जाकर देखोगे तो हमने यही रिलेशन वहां डिराइव कराया पहले कि VD और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन जो होता है दैट मींस VD = E टाइम। E एक्सेलरेशन है और E की वैल्यू क्या थी अगर याद हो, E × E मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। दिस इज द VD = E × E टाउ बाई m। अब ये VD की वैल्यू हो गई, और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर E की जगह क्या पुट कर सकते हैं, E = होता है एज यू नो दैट E = होता है V/L, ये वैल्यू पुट कर दें तो VD = हो जाएगा EV τ/mL, ठीक। ये भी रिलेशन हो गया, और इसको हम इक्वेशन कह दें कि ये 1 है। अगर हमसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा तो हमारे सामने है VD = EV τ/mL, where m be the mass of electron and L be the length of the conductor। अदर चीजें तो पता ही है कि क्या है, क्या जान इलेक्ट्रॉन। अब हम एक रिलेशन वहीं पर और डिराइव किए थे, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यू नो दैट ये क्या था फॉर्मूला, I = NEAVD। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर था, N नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम होता है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, DdV द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो ऑलरेडी पता ही है। तो अगर यहाँ से VD को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ को डिराइव करना चाह रहे हैं फाइनली, तो VD को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से VD की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा I/NEA, और ये वैल्यू ला करके या इक्वेट कर दें चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ई वी टाउ बाई एन एल इज इक्वल टू आई अपान एन ई के एल है। अब यहाँ से वी अपान आई की वैल्यू फाइंड करिए, देखें क्या आता है, वो कांस्टेंट होता है कि नहीं। का कांस्टेंट होगा तो ओम्स लॉ डिराइव हो गया, ठीक है। यहाँ से आई को हम इस साइड में जाएंगे, हो जाएगा वी अपान आई इज इक्वल टू एम एल अपान एन, एक ये ई है एक ई है, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ए और टाउ। वी अपान आई इज इक्वल टू हो गया एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी। अगर हम वो तीन चीजें कांस्टेंट रखें तो क्या क्या हमने बताया था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर आल्सो। अगर ये तीन चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, एल ए एंड टेम्परेचर, की ये जो वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इफ ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल एंड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है एन पर और टाउ पर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल कांस्टेंट तो हो ही, साथ साथ में टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो जाता है, ए एल एन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, देन ml अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ कहीं से चेंज होना नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होना नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तो कंडीशन भी है कि ए एन ए और टाउ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, एक जो चीजें कांस्टेंट हो जाएगी तो ओवरऑल ये चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या कहता है, V upon I become equal to constant, which means V directly proportional to I। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी है कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस, किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन सच एज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor be directly proportional to the current flowing in that conductor। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ आया, और अगर हम इसी का कंपेयर करें v इक्वल टू आई आर से, तो v अपान आई इक्वल टू आर है और v अपान आई इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ है। इट मीन्स ये सारी चीजें ही मिलकर के रेजिस्टेंस या रेजिस्ट करती हैं करंट को फ्लो होने में, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर बिकम इक्वल टू द एम एल अपान एनी स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एम एल अपान एनी स्क्वायर ए टाउ। क्लियर हुआ। अब देखो इसका मतलब यहाँ से क्लियर निकला कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। मतलब किसी एक मटेरियल का कोई भी वायर हो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात इसके लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एल और ए पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हम करें तो तुम्हें पता है कि आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपान ए। ये जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी एक मटेरियल के लिए, चाहे मटेरियल को वायर छोटा ले, बड़ा ले, कैसा भी ले, मोटा ले, पतला ले, ये स्पेसिफिक है, ये कांस्टेंट बना रहेगा। बट अलग अलग मटेरियल के लिए तो अलग अलग होगा। किसी एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। क्या होगा, रो इंटू एल अपान ए जो होगा वो एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एल अपान ए कैंसिल हो जाएगा, तो रो क्या होगा, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसका जो टेबल हमें मिलता है वो रूम टेम्परेचर पर मिलता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से हम मटेरियल की पहचान भी कर सकते हैं, ठीक। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, जब इसको यहाँ रखेंगे तो पलट जाएगा, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो हो जाएगा Ne² A टाउ अपॉन ml। ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब स्पेशल कंडक्टिविटी कह सकते हैं, ये बदलता नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी वो इसके इनवर्सली होता है, 1/ρ के इक्वल होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के इक्वल होता है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिग्मा इक्वल टू Ne² टाउ बाई m। ठीक है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इन चारों चीजों को हमने जो है ml/Ne² टाउ के टर्मों में इससे तुम्हें सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे तुम लोग को कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस प्रकार से रेजिस्टेंस पर पड़ता है। ये हम कह सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट मेटल के रेजिस्टेंस पर कैसा पड़ता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से पड़ता है। ये अगले क्लास में तुम लोग को हम बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।